नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपङ्कजम् लोके जरार्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनाम् नमामि धन्वन्तरि नमामि धन्वन्तरि कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। शंख चक्र जलौका घट अमृत का लिए चार भुजों से सारे दुखों से मुक्त करे। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरि नमामि धन्वन्तरि सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। भय दुख दूर करे जरा मृत्यु हारे मन का और तन का स्वास्थ्य हमें देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरि नमामि धन्वन्तरि शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। दक्ष रहे सत्य कहे निर्मल उदार संयत हो आशीर्वच हमको श्रीकांत संग देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन् धन्वन्तरि देवा
प्रणाम सभी को, नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, ठीक। आ रही है आवाज आपकी। कैसी रही आप सब लोगों की दीपावली? ठीक रही? आपके आशीर्वाद से सबकी दिवाली अच्छी हो गई। होनी भी चाहिए। दीपावली के कुछ जो अभी थोड़े से सब बिजी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जुड़ जाएंगे सब। आज से हमारा जो हम पीछे पूरा आपको समझा के आए हैं सब लोगों को कि कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, इसको बहुत विस्तृत से क्लिनिकल रूप से पूरा समझा के आए, तो आपको समझ में आ ही चुका है। अब उसके बाद जब आचार्यों ने कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य को अच्छी तरह से समझा दिया था, मैं एक बार उसको रिपीट कर दे रहा हूं, फिर हम जाते हैं सीधे पंच महाभूत की तरफ, क्योंकि अब हमारा वास्तविक क्लिनिकल हमारे सामने जो आएगा वो अब आएगा, और वो यहीं से शुरू होता है। एक सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा है। आचार्यों ने पहले सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा का वर्णन किया है, उसके बाद फिर जो हमारी गुरुवादी गुण से चिकित्सा की जाती है वो फिर एक मोटे स्तर पर की जाती है। एक मोटे स्तर का मतलब आपको ज्यादा सोचने, गुरुवाद गुणों पे भी नहीं सोचते, बात कब पे ही सोचते हैं। गुरुवाद गुणों को भी चिकित्सा अगर कर लें हम लोग, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो। एबीसी फाउंडेशन पर आप सब लोग जानते ही हैं कि गुरुवाद गुणों पर ही चिकित्सा जो हमने अब तक 1 साल कंप्लीट किया है, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब लोग समझ गए, तो फिर अब हम सीधे पंचभौतिक पे जा रहे हैं, और वो धीरे धीरे करके जाएंगे, क्योंकि ये एक सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा है। उसको आप लोग सभी अच्छी तरह से इस चीज से वाकिफ भी हैं कि हमारे पास तो कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पे, इवन बहुत नहीं तो हम 90% ऐसे केस ठीक कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, जो कि बिल्कुल एकदम इंडिया में सब फेल थे। अभी आपके सामने 2 केस यही हैं, रखे हैं, वो बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गए। तो वो चिकित्सा जो मैंने बताई थी, वो कहीं ना कहीं बेसिस था उसका भौतिक चिकित्सा, पंचभौतिक चिकित्सा, और उसी के आधार पर मैंने जो है, अब मैं आपको खुद ही पता चल जाएगी। प्रणाम 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 माता जी, प्रणाम। खुद ही पता चल जाएगी कि वो संप्राप्ति हम कैसे एकदम बना देते हैं उसकी। मैं आपको पिछले देखिए, आप अपनी डायरी खोल के देखिए, मैंने आपको द्रव्य बताए थे कि द्रव्य भेद से जो हमारे आचार्यों ने वर्णन किया, खास तौर से जो कार्य द्रव्य के हिसाब से जो वर्णन किए वो सब लोगों ने पढ़ लिए, उसका मैंने कोई ज्यादा आपको वो भी नहीं दिया था, एक बार पढ़ के बता दिया था, वो सबने पढ़े हैं। लेकिन जहां मैंने द्रव्य भेद किया था, वहां पर 2 तरह से द्रव्य मैं किए थे। मैंने एक कारण द्रव्य किया था और एक कार्य द्रव्य किया था। जो कारण द्रव्य मैंने बताए थे वो पूरे 9 होते हैं, और जो कार्य द्रव्य में होते हैं वो जो सब जो बताए हैं, लिविंग, और ये आप पढ़ चुके हो, उसमें आप सब जानते हो कि लिविंग, चेतन, अचेतन, और ये सब जो वानस्पत्य विरुद्ध होती, इनसे मैं ज्यादा इत्तेफाक नहीं है, मैं बता दिया सिर्फ केवल, और वो सब जानते हैं। मैंने मुख्य रूप से जो आपको दिया कारण द्रव्य, उन कारण द्रव्यों में जो 4 हमारे जो अनित्य रूप में भी रहते हैं और नित्य रूप में भी रहते हैं, और जो 5 हैं वो हमेशा नित्य रूप में रहते हैं, और सभी से समवाय संबंध आप समझ ही गए होंगे कि इनका साथ कभी नहीं छूटता, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वो क्लिनिकली हम कैसे देखेंगे, क्लिनिकली हम कैसे समझेंगे, वो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले हम द्रव्य का पूरा करके आए थे, आज हम जब इनका शुरू करते हैं तो यहीं से हमारा पंचभौतिक शुरू होता है, और यहीं से फिर हम जानेंगे कि है क्या। अब दूसरा ये है कि आखिर हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पहले हम उसको देख लें, तो हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि ये केमिस्ट्री हम पढ़ के आए, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमको ये कैसे समझ में आएगा, वहां तो इसका नाम नहीं है आयुर्वेद में, और वहां तो ये सब है ही नहीं। तो मैं वही समझाने की कोशिश करूंगा कि यहीं से आयुर्वेद में शुरू हुआ था। तो बाद में जो खोज हुई थी ना, वो बहुत बात की है। हमारी केमिस्ट्री तो वही टेबल थी जो मेंडलीफ ने बनाई थी, वो टेबल तो हमारे आचार्य बहुत पहले बना के चले गए थे, और उसको ऐसा करके चले गए थे कि आज तक उस टेबल को उजागर कोई नहीं कर पाया है। मेरे इस वचन से, मेरे इस कहने से
अगर आप लोगों को कोई प्रभाव पड़ता है और आप इस पे काम करना चाहते हैं तो पहुंचाइए वहां तक बात, जहां तक हमारे NIA हैं, जहां तक हमारे बड़े बड़े सेंटर हैं, कि किसी वैद्य के दिमाग में आया है और आप इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप करिए इसको काम। मैं आज आपको बताऊंगा और आप वहां तक बात पहुंचाइए, सरे कोई भी ले जाओ, लेकिन काम होना चाहिए। कोई मतलब नहीं है उससे, मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ केवल आयुर्वेद। तो वो है क्या, वो हमको सोचने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि जब सृष्टि का विकास हुआ था, तो सृष्टि के विकास होने में जो हमारे महाभूत थे वही काम आए थे, और उन्हीं से पूरी सृष्टि का विकास जो हुआ है। जो छोटी सी चीज है वो भी कहा है आचार्य चरक ने एक जगह कह दिया है, संसार की जो भी वस्तु है वो पंचमहाभौतिक है। जो भी वस्तु आप देख रहे हैं तो पंचमहाभूतिक है। तो फिर हमने फिर केमिस्ट्री में जो एटम, अणु और ये पीरियोडिक टेबल SPDF जो कक्षा के हम पढ़ के आए, वो क्या है, वो समझ में नहीं आया। फिर वो क्या है, जब आचार्यों ने इतनी गहरी बात कह दी और इसका कोई अंत भी नहीं है, तो फिर वो टेबल क्या है, उसको जरा थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। आधुनिक जब हमारी ये शुरू हुई थी केमिस्ट्री, तो उसमें एलिमेंट बात मैंने हिंदी में बोल दिया है, मेरे को बात समझ में नहीं आता। एलिमेंट थ्योरी ऐसे समझ सकते हैं आप, परमाणुवाद, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये जो अलग अलग थ्योरियां दी गई थी, ये हमारे जो ऋषियों ने है, वो पुराकालीन जो ऋषि थे, इन्होंने पहले ही प्रतिपादित कर दी थी। और द्रव्यों के विविध अवस्थावाद जो मेडिकल साइंस में है, द्रव्यों के जो विविध अवस्था बताई है कि अब इसकी अवस्था ये है, फिर इससे ये बन जाता है, फिर इससे ये बन जाता है। हम रिएक्शन देखते हैं कि H2+O2 = H2O, फिर H2, पता नहीं क्या क्या, मतलब वो उनका जो पूरा वाद है, वो उनका जो पूरी थ्योरी है, वो सृष्टि विकास के, अगर उसको हम ढंग से निहार के देखें उसके लिए, तो वो हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत पर पूर्ण रूप से खरी उतरती है, जो हमारे आचार्यों ने जो है सबसे पहले इसको जो है प्रतिपादित किया। और उसको अगर सामंजस्य के रूप में है तो हम सामंजस्य के रूप में नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारी जो क्षमता है ना, वो ज्यादा है। हमारी जो क्षमता उतनी है कि हम इनको बिल्कुल एकदम बराबर करके दिखा देंगे कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है और हमारे जो तत्व हैं वो बिल्कुल एक समान है, उसमें कोई अंतर है नहीं। रही बात SPD की बात, तो हमारे अगर काम हुआ तो आपके यहाँ 106 है, 102 है, 3 है, 102 ही है ना, 102 है, 3 है, ऐसे कुछ है, शायद अब बढ़ गए होंगे। तो हाँ, पीरियोडिक टेबल में है, तो हम आपको एक नहीं 100, आपने तो 102 दिए हैं, हम 1000 दे देंगे, लेकिन इसमें काम होना हमारे जो हमारे PhD वाले हैं, PhD वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो अगर इस पे करें तो हम इसको एक नहीं, हम इसको 1002 एलिमेंट तक दे देंगे, क्योंकि एलिमेंट बात की स्थिति है, तो हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। और हम पूर्ण रूप से इसमें जो हम क्षमता रखते हैं इस चीज की कि हम इसको करें। आयुर्वेद में उसको नाम क्या दिया गया, आयुर्वेद ने नाम दिया गर्भ विकासवाद, यानी कि सेल की उत्पत्ति से शुरू हुआ। गर्भ विकास का बात का मतलब होता है सेल की उत्पत्ति, फिर देह संगठन से शुरू कर दिया, फिर त्रिदोषवाद दिया उन्होंने, फिर इंद्रियों के द्वारा। सब्जेक्ट देखिए, केवल नाम में अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है, केवल नाम में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। उन्होंने सेल को कहा, हमारे यहाँ आचार्यों ने गर्भ विकासवाद को कहा। उन्होंने ऑर्गेन के लिए बात की, तो हमारे यहाँ देह संगठन की बात की। उन्होंने त्रिदोष बात की, 118 ऐसे, तो उन्होंने त्रिदोष की उन्होंने सब मतलब कहना चाहिए अलग अलग तरीके से किसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, तो हमारे आचार्य ने त्रिदोष की बात की। उन्होंने जब मतलब कहना चाहिए कि फूड की विशेषता बताई, उसकी पाचन की बताया, तो हमारे आचार्यों ने रसवाद बताया। उन्होंने जब उसकी फिजियोलॉजी दी, एनाटॉमी दी, हर किसी ड्रग की अलग अलग फार्माकोलॉजिकल एक्शन दी, तो हमारे आचार्यों ने गुण कर्म बताए। उन्होंने जब द्रव्यों की अलग अलग तरीके से कौन सा द्रव्य किस तरह से कार्य करता है, तो जिनके कॉम्बिनेशन दवाइयों में आते हैं, तो हमारे आचार्यों ने द्रव्यों की विविधता बताई और उनका पूरा वर्गीकरण भी किया, और उनके विषय पर आधारित चिकित्सा के रूप में कैसे यूज होते हैं, वो आधारभूत जो भूमि बनाई उन्होंने, वो हम उनसे जो है कहीं पर आप किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन वो करता है जो पीछे होता है, हम कंपटीशन कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम तो हमेशा सृष्टि के साथ रहे हैं, तो हम तो हमेशा आगे हैं। लेकिन हम, अगर कोई हमें कहे कि आप सिद्ध करके दिखाइए, तो हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं, बशर्ते ये है कि हमारे लिए एक अच्छी जो हमारे मानक उपकरण है, जिसके हिसाब से हमको चाहिए वो हमें मिल जाए। तो हम 100 कितने बताए थे, उससे ज्यादा तो क्या, मतलब हम उसकी अनगिनत है, तो हमारे आचार्य कह गए असंख्य होते हैं। और इस पर हमारा जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है, वो
अब हमारा शुरू होता है इतने के बाद कि जब हमको पता होना चाहिए कि हम किस किस बेस पर हम बात कर सकते हैं पंचभौतिक पे, तो हमको पता होना चाहिए। और हम कंपेयर किसी से नहीं कर रहे, बस हमको अपना दिमाग से ये चीज हटाना चाह रहे हैं कि हम कहीं ऐसा अपने को तो इंफीरियरिटी महसूस तो नहीं कर रहा है कि वहां पर एलिमेंटवाद है तो हमारे यहाँ क्या है। तो हमने भी क्या है, हमने हमारे आचार्य ने भी कहा हमारे यहाँ गर्भ विकासवाद है, आपने सेल्फ बताया, हमारे यहाँ भी सेल्फ बताई गई है। तो इस तरह से जो है मैंने आपको समझाने का ये प्रयास मैं इस चीज को कर रहा हूँ, दिमाग से निकालने की आपको ये कोशिश कर रहा हूँ। कोई शब्द जाल का फेक नहीं है, आप एक एक चीज को क्लियर कर अपने उस पे एक एक चीज को आप देखेंगे। अब शुरू करते हैं। संसार के विविध पदार्थ, संसार के जितने भी विविध पदार्थ हैं पंच महाभूतों से ही निर्मित होते हैं। और इसको आचार्य चरक में, थोड़ा सा ये माइक आप लोग ध्यान रखिएगा इसका, तो संसार के विविध पदार्थ पंच महाभूतों से निर्मित ये होते हैं। और हमारे आचार्य चरक इस चीज को कह गए हैं कि सृष्टि में आपको जो कुछ दिख रहा है वो पंच महाभूतिक है, चाहे वह चेतन हो और चाहे वो अचेतन हो। इन पदार्थों के जो स्थूल रूप है, जो इनका कंपाउंड रूप है, स्थूल रूप एवं सूक्ष्मतम जो संरचनाओं को जो पूरा क्लेवर तैयार किया है, जो पूरी मतलब ये पंच महाभूतों की समाविष्टि की है, वो एक दूसरे में प्रविष्ट होते जाते हैं पंच महाभूत। और इस तरह से उनके पंच महाभूतों का, अब यहाँ पर दो चीजें, एक शुद्ध पंच महाभूत और एक जो है मतलब जो क्लेवर पूरा तैयार होता है, और एक वो अलग। तो हम ये कहेंगे कि वो कारण द्रव्य है, और जब वो स्थूल अवस्था में आते हैं अर्थात उनके अंदर एक महाभूत दूसरे महाभूत में प्रवेश जब करता चला जाता है तो उनके फिर विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, और वही उनके कार्यकारी द्रव्य होते हैं, उन्हें ही हम कार्यकारी द्रव्य कहते हैं। जहां पर आत्म संबंध से इंद्रिय, अब जब द्रव्य वो स्थूल रूप में आ गए, कार्यकारी द्रव्य के रूप में आ गए, अर्थात वायु अकेले काम नहीं करेगी। वायु हम कहें कि वायु जो है वो कुल मिला के एकल महाभूत है। तो एकल महाभूत हम आपको बताया है कि द्रव्य को पूरी तरह से परिभाषित करके आया हूं मैं अपने किसी पे, और आपको खुद ही बताया कि अब द्रव्य के बारे में आपको पूछने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं कि द्रव्य वो है जो गुण रहते हैं, द्रव्य वो है जो कर्म रहता है। आपको अच्छी तरह से अब ध्यान में आ गया होगा कि अब कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो इसको दोबारा से रिपीट बीच बीच में करता चलो। तो जब पंच महाभूत को जब समाविष्ट हो गया और समाविष्ट हो गया, तब उन्होंने कहा कि अब पदार्थ दो प्रकार के हो गए। ये पंच महाभूत कार्यकारी हो गए, और अब कार्यकारी के हिसाब से दो प्रकार के हो गए, जिनको इंद्रियां ग्रहण कर सकती हैं, जिनमें इंद्रिय ग्रहण करने की क्षमता होती है वो चेतन कहलाते हैं। और जिनमें इंद्रिय नहीं होती हैं अथवा जिसमें इंद्रियों से मन का सीधे संपर्क नहीं हो पाता है, तो वो हमारे अचेतन कहलाते हैं। जैसे एक कोमा में गया हुआ जो मनुष्य होता है वो अचेतन की अवस्था में होता है, और उसका मन जो है वो इंद्रियों से संपर्क नहीं कर पाता है। अंतर्गमन मन दो तरह से गमन करता है, एक को इंद्रियों से गमन करता है और इंद्रियों को अपने द्वारा अपने विषय को ग्रहण करता है, और दूसरा जो है वो अंतर्गमन होता है, यानी कि इंद्रियों से संपर्क टूटते ही मन बुद्धि और आत्मा से संपर्क करता है और मनुष्य जिंदा रहता है, लेकिन वो चेतन की अवस्था में नहीं होता है। एक वो स्थिति होती है। दूसरी, अचेतन में जितने भी हमारे जो द्रव आते हैं, जो कि जैसे कि अत्थर पत्थर जो हमारे मोती जितने भी होते हैं, वो सब हमारे अचेतन की अवस्था में आते हैं, लेकिन वो पंच महाभूत की स्थूल अवस्था होती है। और उसी को आचार्य चरक ने चेतन और अचेतन भेद से तब एक श्लोक दिया, चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 में श्लोक नंबर 10, सर्व द्रवम पंच महाभौतिक। ये आपने खूब पढ़ा होगा कि सभी द्रव पंच महाभौतिक होते हैं। इसका आखिरी जो अर्थ है वो ध्यान लगा लेना है। पंच महाभौतिक मैं पूरा पढ़ दे रहा हूं। तच्चे चेतना अचेतन वाचा, ये पहला श्लोक है। इसका ऊपर का तो सिर्फ यही है कि जिसमें इंद्रियों के द्वारा, भौतिक इंद्रियों के द्वारा अगर कहीं पर भूतों का, जो हमारे भूत होते हैं बाह्य भूत का मतलब जो हमारे शरीर से बाहर के वातावरण में, लोक में, जैसे किसी ने आवाज सुनाई दी या कहीं पर बम फूट गया या मतलब कोई आवाज किसी ने वहां से दे दी, हमने सुन ली, तो जो लोक में हमें भूतों के द्वारा जो हमको सुनाई पड़ता है, हमारी श्रवण इंद्रिय होती है, उस श्रवण इंद्रिय कैप्चर करती है उस भूत के लिए और उसका अवलोकन करके फिर हमारी बुद्धि को देती है, और हम पहचानते हैं कि आवाज किसकी है, कहीं पास की है, दूर की है, बहुत दूर की है। इस तरह से अगर वो है तो वो चेतन कहा गया, उसे चेतन की अवस्था में है ये।
और अगर उसमें चेतनता नहीं है तब उन्होंने कहा ये अचेतन पदार्थ है। उन्होंने फिर इस चीज को जब वो एक श्लोक पूरा पढ़ दिया ऊपर का आधा, नीचे वाले में उन्होंने पूरी तरह से घुमा के रख दिया और ऐसा घुमाया कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। तस्य गुणा शब्दायो गुरुवादस्य विरवानता, यही बस हमारी मतलब कहना चाहिए जो ना समझने की बुद्धि है वो यहीं तक काम करती है और ये है समझ में। उन्होंने कहा, क्या कहा कि पंच भौतिक जो पांच महाभूत होते हैं वो समुदाय रूप से भौतिक सृष्टि के आधारभूत तत्व हैं, हमारे नहीं है। न्याय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में, मीमांसा दर्शन में उसको कहा कि ये परमाणु रूप में नित्य होते हैं, ये परमाणु रूप में नित्य होते हैं। उधर 8 एटम की अगर अब सीधे सीधे हम चले जाते हैं अपनी केमिस्ट्री पर, हम कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन छोड़ेंगे नहीं। परमाणु, हाइड्रोजन क्या है? एक परमाणु है और वो नित्य रूप में रहता है, लेकिन क्रियात्मक तब होगा जब वो H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन एक परमाणु रूप है लेकिन क्रियात्मक तब होगा जब वो O2 हो जाएगा। क्या किसी दूसरे एलिमेंट से वो किसी दूसरे एलिमेंट में प्रवेश अनुप्रवेश करे, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। आप केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो आप उसमें रिएक्शन नहीं कहेंगे, आप उसमें अनुप्रवेश कहेंगे। मैं SPDF पूरा आपको वर्णन कर सकता, आपको पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी कोई चीज यहाँ से हटके कुछ मिल ही नहीं सकती। बस केवल आपको कंसंट्रेट करने हैं। थोड़ा मैंने समझ लिया है, थोड़ा आप समझो, इसको आगे बढ़ाओ, NIA तक बढ़ाओ, मतलब AIA तक बढ़ाओ, करो, इस पे करवाओ, उनसे काम करवाओ कि भाई इस पे काम करिए आप। ये सब कुछ तो आपके सामने है और फिर भी है आप जो है वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं और हम आज तक वही पीछे हैं। क्यों मेरी आवाज, सब लोग म्यूट है क्या? नहीं सर, म्यूट नहीं है। हाँ, म्यूट नहीं है हम लोग। फिर क्या हुआ? मेरी आवाज कहीं गड़बड़ हो रही है? नहीं सर, आपकी नहीं सर, आवाज आवाज अच्छा, मुझे लगा कि किसी ने कमेंट डाला था नीचे। ध्यान से सुन रहे हैं सर सारे लोग। सर मैंने वीडियो के लिए डाला था कि आप वीडियो ऑन कर लीजिए तो वो, और मतलब क्योंकि बड़ा डीप टॉपिक है तो वो ध्यान से और ज्यादा समझ में आ पाता है सर। अच्छा ठीक, तो वीडियो को ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब हम इस चीज को, अब ध्यान से आप इसको चीज को समझ सकते हैं पूरी तरह से कि अब हम केमिस्ट्री में धीरे से प्रवेश करते हैं और जब हम केमिस्ट्री में प्रवेश धीरे से करेंगे तब आपको समझ में आता चला जाएगा कि कुछ भी अलग नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो नित्य तो है लेकिन रिएक्टेबल नहीं है। हमारे यहाँ कहा कि जो महाभूत द्रव्य रूप में है वो रिएक्टिव है, तभी हमारे आचार्य ने नॉन रिएक्टिव है, तभी हमारे आचार्य ने कहा कि द्रव्य वो होता है जो गुण रहित होता है, द्रव्य वो होता है जो कर्म रहित होता है। अब जरा उनके परमाणु पे चले जाओ और हमारे द्रव्य पे चले जाओ, कहीं पर कोई अगर कंफ्यूजन हो तो बता देना। तब उन्होंने कहा कि परमाणु रूप में ये नित्य होता है। अब मैंने जब आपको बताया था कि कारण द्रव्य है उनको जब हमने डिवीजन किया था तो यही तो किया था। तब हमने कहा, मैंने डिवीजन करवाया था कि आप डिवीजन करो इसका, तो आकाश तो नित्य है ही है और वो सब में व्याप्त है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। बचे हमारे पास 4, उन 4 में दोनों की अवस्थाएं क्लियर बताई थी कि वायु परमाणु रूप में है तो नित्य है और अगर कार्य रूप में है तो वो अनित्य है। ऐसे ही हमारा तेज, ऐसे ही हमारा जल और ऐसे ही हमारी पृथ्वी। बाकी बचे 4, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये हमारे हमेशा नित्य है और वो भी हम उसमें सिद्ध करके चलेंगे कि ये हमारे नित्य कैसे होते हैं। बाकी फिर एक एक करके फिर हम उसको अलग अलग तरीके से जो है कि पृथ्वी होगी तो जरूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल का यही भाग बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा वो हम पूरा करके चलेंगे। क्षारीयता कैसे होगी, अम्लता कैसे होगी, इसका एक प्रतिपादित सिद्धांत है और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्षारीयता, इसका कोई आपस में कोई मेलजोल बहुत बड़ा है लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है कि उसको हम समझ ही नहीं पाए। तो वो जब हम इसको पूरा समझ लेंगे तो हमारा समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, लेकिन शुरू से समझना उसके लिए बहुत जरूरी है। तब उन्होंने कहा ये नित्य है और फिर उन्होंने कहा नित्य होने के साथ अगर वो देवगुण है और त्रिगुण है, हमारे आचार्य ने कहा देवगुण है त्रिगुण है, तब वो स्थूल अवस्था में आता है और अपनी रिएक्टिव स्टेज में आता है। तब मैंने भी तो ये कहा, हमारे आचार्यों ने भी तो ये कहा कि अगर वो सिंगल नहीं है और उनके 2 परमाणु आपस में जुड़ गए अर्थात वो रिएक्टिविटी के रूप मतलब कहना चाहिए कि कंपाउंड रूप में आ गया, द्विगुण हो गया, तब वो
एक्टिव प्रिंसिपल के रूप में आ जाएगा। और वही इन्होंने कहा त्रिगुण, वहां पर त्रिगुण की बात की गई है, तो हमारे आचार्यों ने फिर त्रिगुण को सीधे सीधे, मैं आगे बताऊंगा कहाँ जोड़ा है, त्रिगुण को ले जाके वहीं पर लाके रख दिया है जहां पर सब लोग चाहते हैं कि केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। किसकी? वो भी जो हम पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए, वो भी हमको पता हो। त्रिषणु, आदि जो सूक्ष्म एवं स्थूल कार्य के रूप में जो अवयव युक्त एवं दूसरे से उत्पन्न होने के कारण अनित्य कारणभूत द्रव्य है, अनित्य है और कारणभूत द्रव्य है और दूसरे से उत्पन्न है। और वो दूसरे से उत्पन्न किससे? भूतों से उत्पन्न है। कि भूतों से उत्पन्न है इसलिए उन्होंने कहा कि दूसरों से उत्पन्न है ये, लेकिन अनित्य है, लेकिन कार्य द्रव्य है। और किससे हुआ है? कारण द्रव्य से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों को पंचभूत, इन पांचों को क्या कहा? यहाँ पर टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत है। हम किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि पंचभूत कह दिया तो पंचमहाभूत हो गया। कैसे हो जाएगा? पंचमहाभूत पंचमहाभूत रहेगा, ठीक, पंचभूत रहेगा। अगर पंचभूत कहेंगे तो फिर उसकी जो हमारी फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगी, और पंचमहाभूत कह बोल देंगे तो उसकी फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग हो जाएगी। पंचभूत अलग, पंचमहाभूत बिल्कुल एकदम अलग। तब उन्होंने कहा पंचभूत या पंचमहाभूत, महाभूत कहते हैं, इनकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक नित्य होती है और एक अनित्य। जो नित्य अवस्था होती है वो परमाणु रूप में होती है, और जो अनित्य अवस्था होती है वो एटम, मतलब कहना चाहिए क्या क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम और क्या, मॉलिक्यूल, मोल, एटम और मोल। तो वो मोल की अवस्था में होती है जो एक्टिव स्टेज होती है, और जो एटम होता है हमारा वो इनएक्टिव अवस्था में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं पंचभूत आए तो हम सीधे सीधे एटम बोल देंगे कि हमारे 5 एटम, और पंच महाभूत आए तो हम कहेंगे अब इनका स्थूल रूप, अब इनका स्थूल रूप है। और वो पंचीकरण के आधार पर जब हम पढ़ेंगे तब हम आएगा। इतना सा ध्यान आप जो है जरूर रखें। तत्वरूप भूतों का पृथ्वी आदि नामकरण लोक में, जैसे तत्वरूप भूत है हमारे एलिमेंट, वहां क्या कहा, क्या कहेंगे? ये एलिमेंट है भाई, कि हाइड्रोजन, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट। हमारे यहाँ कहा गया कि पृथ्वी को तत्व अगर कह दें, लोक भाषा में इसको भूत बोल देते हैं, लेकिन अगर हम कह दें पृथ्वी तत्व तो कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, हमने बिल्कुल सही भाषा कह दी, वो हमारा एलिमेंट। लेकिन लोक भाषा में हम क्या बोलते हैं? महाभूत, पंच महाभूत अवस्था में बोल देते हैं, पंच महाभूत में विलीन हो गए। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो लोक, मतलब कहना चाहिए जग है, उस वो जग, लोक जग जो है वो उसे पंच महाभूत के स्टेज में बोल देता है। लेकिन अगर आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, वो 5 एलिमेंट्स कहेंगे, उन्हीं के अलग अलग रूप एक दूसरे में प्रवेश होकर अलग अलग गुणों के आधार पर कहेंगे, तब उसको हमको समझ में आएगा कि ये 5 महाभूत हैं, जिनमें एक महाभूत कैसा है? नित्य है। और अगर मैंने उसको हटा दिया, हटा क्या दिया, हटा हुआ है, वो तो सर्वव्यापी है, आकाश है, उसमें क्या दिक्कत है? हरिओम कौन होते हटाने वाले? वो तो हमारे आचार्य ही हटा गए, सृष्टि नहीं हटा रखा है, सृष्टि ने ही उसको तो कहना चाहिए एक कार्यकारी द्रव्य के रूप में तो लिया है। लेकिन वहां पर क्या है कि वो अप्रतिघात, मैं अप्रतिघात की अभी इसी में आगे आएगा, तो क्यों उसका वो नहीं किया गया है, उसमें भी एक जो है वो कारण है उसका, लेकिन उसको द्रव्य में गिना है, वो आपको मैं पूरा बता आया हूं। तत्वरूप भूतों का पृथ्वी नामकरण लोक भाषा में ये विख्यात पदार्थों के ऊपर जो अगर संगठन की दृष्टि से ये स्वयं भौतिक है, और इनको अगर महाभूत की स्थिति में अगर कोई बोल देता है, कह देता है, तो इसमें हमने, इसलिए हम ये मतलब कहना चाहिए इसमें कोई हमारे लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और लोक व्यवहार में ये तत्व कह दिया जाता है, अतः लोक व्यवहार में यदि महाभूतों को स्थूल पंच तत्व कहा जाए तो उसमें आश्चर्य क्या हो सकता है? कोई इसमें व्यापत्ति नहीं होगी। तब उन्होंने कहा कि तत्व उसे कहते हैं, अब हमारे तत्व उसे कहते हैं, उनके एलिमेंट तत्व उसे कहते हैं, इसमें थोड़ा सा देखेंगे, तत्व उसे कहते हैं। तो आचार्य ने फिर इसका श्लोक दिया, तनोत सर्वान व्याप आस्ते इत तत्तम, कहा कि सभी पदार्थों को व्याप्त कर, जो अव्यवस्थित हो वह तत्व है। और ये परिभाषा पंच महाभूतों के लिए अब बिल्कुल सटीक रहती है। जैसे अगर हम कोई भी चीज लें, हमने कहा कि ये
हमने कहा कि ये मतलब कहना चाहिए ग्लिसरीन है, हमने कहा ये ग्लूकोज है, हमने कहा ये है, हमने कहा ये वो है, हमने दुनिया भर के जितने भी हैं आप केमिस्ट्री के हिसाब से कुछ चुन रहे हैं, हमने कहा ये प्रोटीन है, ये यूरिक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये है। जब उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर में ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन पानी के अंदर है, पानी में ही हाइड्रोजन है, बाकी हाइड्रोजन है ही नहीं किसी में। तब उन्होंने कहा जो सब में व्याप्त हो और सब में व्याप्त होकर एक तत्व का निर्माण करे, वास्तव में वो तो। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो हर किसी में, अगर किसी में कार्बन है तो हम देखेंगे कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी द्रव्य ले सकते हो जिसमें जो मतलब कहना चाहिए जैसे एल्डिहाइड वगैरह होते हैं, उन लोगों की डिफरेंस होता है कि कितना कितना CHO या OH। तो हम ये कह सकते, हम ये भी नहीं बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें जो है तो अगर कार्बन नहीं है या हाइड्रोजन नहीं है या कोई और नहीं है तो ये तत्व, ये कंपाउंड है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सब उसमें सब तत्व नहीं हो सकते, अगर हो सकते हैं तो ज्यादा होंगे। वही हमारे पंच महाभूतों की स्थिति है। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 महाभूतों में अगर हम ये कहें कि 5 महाभूत हैं, एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाएंगे, समान मात्रा में प्रविष्ट होते हैं। तो संस्कार जो हम पढ़ के आए थे कि हमारे जो महाभूतों का गुण भी होता है वो संस्कार होता है, गुणाधीन, गुणाधान के ऊपर आता है। और जब गुणाधान धान के जब ऊपर हम बात करते हैं उसकी, तो फिर हम ये भी जानते हैं कि अगर अग्नि की इसमें द्विगुण मात्रा हो गई तो उसी प्रकार से जिसमें कार्बन ज्यादा है वो कार्बन का जो कंपाउंड था वो चेंज हो गया, और जब वो दूसरे में चेंज हुआ तब वो उसके गुणधर्म अलग हो गए, लेकिन ग्रुप जो भूत है उसके अंदर, अगर हम ये कहें कि उनके जो एलिमेंट हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुई, लेकिन उसमें जो भूत के गुण है वो चेंज नहीं हुए। उनके गुणों में, उसके गुणों में या तो वृद्धि हुई या क्षय हुआ। वृद्धि गुण और क्षय में होती है, ना कि भूतों की जो अपनी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर होती है। भूतों की स्ट्रक्चर में कोई भी मतलब कहना चाहिए नहीं होगी, ऐसे एलिमेंट की स्ट्रक्चर में कोई भी इस तरह की वो नहीं होगी। उनके गुणों में अंतर आएगा, और गुणों में अंतर आएगा वही हमारे आयुर्वेद में है कि हमारे जो महाभूत हैं उनके गुणों में अंतर कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो उसके वास्तविक गुण है वो तो गुण रहेंगे ही रहेंगे। उसका अपना जो अपना एक जैसे बोलते हैं जो उसका नैसर्गिक गुण है वो तो नैसर्गिक गुण रहेगा ही रहेगा। बाकी जो उसके भौतिक गुण है उन भौतिक गुणों में कन्वर्जन, और कन्वर्जन के आधार पर एक द्रव्य दूसरे से डिफरेंस कहलाता है। लेकिन होते वो 5 ही हैं, होते वो 5 ही हैं। आचार्यों ने ये कभी शंका दर्शाई है, और खासकर से वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन ने जो क्या नाम है, हमारे आकाश द्रव्य नहीं माना है, लेकिन उसका भी है कि बगैर आकाश के किसी की भी सृष्टि में जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो उसकी सत्ता है वो नहीं रहेगी अगर आकाश नहीं है। तो इसलिए उसको धर्म मानना जरूरी है, क्योंकि बगैर आकाश के कोई भी क्रिया संभव नहीं होती। इसलिए जो क्रियात्मक होते हैं, और लक्षण उन्होंने दे दिया पुस्तकात, मैं आगे जा रहा हूँ। जो पंचमात्र महाभूतों का जो स्थूल पंचतत्व कहा जाता है, तो उन्होंने भी उसका दे दिया। इस तरह से जो है सभी जो तनोत सर्वान व्याप्तम आस्ते इतम, यानी कि पूरी सृष्टि में कोई भी है ये हमेशा उसके अंदर रहेंगे। आधुनिक तत्व संज्ञा, आधुनिक जो एलिमेंट की जो भाषा कही गई है उसको जरा हम ध्यान देते हैं। आधुनिक तत्व संज्ञा यानी कि जो एलिमेंट भी अनेक इंद्रियों के द्वारा ग्रहा होंगे, मतलब हम उसे पढ़ सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं। सोडियम को आप देख सकते हो, हाइड्रोजन को देख रहे हो, आप ऑक्सीजन को देख रहे हो, आंख से भले नहीं दिख रही है लेकिन उसे महसूस कर रहे हो। गैस को छोड़ के दूसरी चीजें भी दिख रही है आपके लिए, कार्बन दिख रहा है हाथ पे, तो वही चीज है कि ग्रह होने से के कारण तथा अनेक गुणों के आश्रय होने के कारण पंच महाभूतों के विकार ही कहे जा सकते हैं। ये विकारी हैं पंच महाभूतों के, अर्थात पंच महाभूतों द्वारा उत्पन्न कार्य द्रव्य है। क्योंकि जब मतलब कहना चाहिए जरूरी नहीं CO2, तो CO2 से कार्बन बन गया, और CO2 से कुछ और भी बन सकता है, C और O से कुछ और भी बन सकता है आगे जाके, लेकिन उसका कार्य द्रव्य अलग हो गया, लेकिन भूत तो वही है। अच्छा, समझ में आ रहा है आपको? आप लोग बताएं थोड़ा सा, अपना रिव्यू दें जी। विवेकानंद जी सर आप बताएं, कुछ आया कुछ थोड़ा सा कुछ भी? दिनेश चंद्र गुप्ता जी डॉक्टर साहब जी, स्पीड ज्यादा है। हेलो जी हाँ जी, हाँ हारून जी बताओ।
आवाज पहुंच रही है? हाँ जी पहुंच रही है, पहुंच रही है। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब, देख रहा हूँ, अभी तक समझ में आ रही है थोड़ी। जी 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 हाँ, समझ रहा हूँ। जी मैं ठीक थोड़ा है। सा जी जी जो हमारे एलिमेंट है वो एलिमेंट हम ग्रह कर रहे हैं, उनके लिए देख रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि उनके हिसाब से, तो हम अगर अपने दिमाग में ला सकते हैं कि CO2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन CO2, C और O, ये हो सकता है कि दूसरा भी कोई द्रव बनाती हो, लेकिन उसके गुण जो है वो आपको अनेक गुणों का आश्रय होने के कारण पंच महाभूत के विकार ही हैं। अर्थात पंच महाभूतों द्वारा उत्पन्न कार्य द्रव है। प्रत्येक तत्व की तत्व जो विनिश्चितता होती है इसमें होना जरूरी है, तो वो आज भी नहीं है कि नहीं साहब इसमें होना जरूरी है ये चीज और ये होगी, तो वो तो आज भी नहीं है। मैं उसके एक उदाहरण विपूर्णता संभावना व्यक्त करते हैं कि कुछ तत्व आगे चलकर विभिन्न पदार्थों में टूटकर, कौन वो, कुछ तत्व आगे चलकर विभिन्न पदार्थों में टूटकर कोई यौगिक, कोई कंपाउंड बना जाए। यौगिक सिद्ध हो सकते हैं जो विजातीय, यानी कि उनके जाति के नहीं है, हो सकता है वो विजातीय का मतलब एक अग्नि और एक जल, एक अग्नि और एक जल। हमारे आचार्यों ने तो खैर उसको अग्नि और जल इन दोनों को मिलाकर अम्ल बना भी दिया है, रस के रूप में उसकी पूरी गणना की कर दी है, और उसका मतलब कहना चाहिए पूरी तरह से एक सिद्धीकरण भी करा है। लेकिन ये अब भी डिस्टर्ब है कि सोडियम में अगर पानी मार दिया जाए तो वो जल क्यों जाता है। तो यहाँ पर ये अब भी डिस्टर्ब है, लेकिन संभावना कर रहे हैं कि ऐसे विशुद्धतम पदार्थों को तत्व कहा जाता है। यदि भारतीय दर्शन, अब मैंने अपने दर्शन को सामने इसमें रखा है, यदि भारतीय दर्शन अनुसार एक इंद्रिय ग्राहता को इकाई मान लिया जाए, एक इंद्रिय ग्राहता को इकाई मान लिया जाए, तो जिन्हें आधुनिक विज्ञान तत्व कहता है वे भारतीय दर्शन अनुसार पंच महाभूतों के विकार रूप यौगिक द्रव्य हैं। एक इंद्रिय, अब हम खा रहे हैं, खाना वो पंच महाभौतिक है, तो उनके विकार से उत्पन्न, कल खाई खिचड़ी, परसों खाया पनीर, वो विकार से उत्पन्न अलग द्रव्य बन के और हमारे रूप में आया, हमारे खाने के रूप में आया। और वो खाने का रूप हमने नमक, हमने पानी डाला, नींबू डाला, नमक डाला, एक पंच महाभूतिक पूरा संगठन बनाया। उसके गुणधर्म तो अलग थे, तो उनके अनुसार क्या हो सकता है, हम अगर एक इंद्रियों को मान लें कि ये इंद्रिय जो है वो केवल मीठे को करेगी ग्रहण, नहीं, ये तो खट्टे को भी करेगी, ये किसी और को भी करेगी। ये जो हमारी इंद्रिय है ये कोई ऐसे कटु शब्द भी सुन सकती है, कोई ऐसे शब्द भी सुनेगी जो हमारे मन को अप्रसन्न भी करेंगे। तो उन्होंने वही तो कहा कि एक इकाई मान लिए जाए, तो जिन्हें आधुनिक विज्ञान तत्व कहता है वे भारतीय दर्शनानुसार पंच महाभूतों के विकार रूप यौगिक द्रव्य हैं। जैसे एक इंद्रिय से ग्रह गुण को विशिष्ट गुण कहा जाता है, उसी की तरह एक इंद्रिय आश्रय को ही विशिष्ट गुण, विशिष्ट द्रव्य कहना चाहिए। जरा देखते हैं, अब नीचे आ जाते हैं। हमारे पास दो चीजें हो गई, अब हम इस पे थोड़ा सा, क्योंकि कल जो है त्रिशुणों पे जाएंगे, उससे पहले अब हम जो है वो जाते हैं सीधे एटम पे और हमारे उस पे। आप देखिए, जब आचार्यों ने कहा कि हमने आकाश को अलग रखा है, आकाश यदि द्रव्य, हमारे पास वो द्रव्य है और उसके द्रव्य किसी भी द्रव्य की सत्ता है ही नहीं, पांचों महाभूत स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे अपने आप अगर आकाश व्याप्त नहीं हुआ तो हर मतलब कहना चाहिए जो भी कंपाउंड बनता है उसके अंदर आकाश व्याप्त होता ही होता है। लेकिन एक्टिव कौन होता है, तब उन्होंने कहा कि पृष्ठघात, अपृष्ठघात, आकाश पे आप पृष्ठघात का मतलब वो किसी पर पृष्ठघात नहीं कर सकता, आप उस पर पृष्ठघात नहीं कर सकते। और पृष्ठघात किससे होता है, पृष्ठघात स्पर्श से होता है, और स्पर्श वायु का लक्षण है। अच्छा, एक चीज और, गुण और लक्षण है, इन दोनों में भी अंतर है। लक्षण और गुण इन दोनों में भी अंतर है। गुण की जब बात करेंगे तो गुण तो अलग हो गए उसके जो वो है, और वो गुरुवादी गुण में अलग अलग एक एक के 5 निर्दिष्ट दे रखे हैं, और बाकी जितने भी गुण हैं वो उनके साथ में लगे होंगे, लेकिन वो 5 गुण होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हम वायु के गुण पढ़ते हैं ना, लघु रूप शीतो, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं ना, उसमें एक गुण वायु का ऐसा है जो कभी अलग नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही
उसका गुण है, ऐसे ही हमारे तीसरे महाभूत का गुण है, ऐसे ही हमारे चौथे का पृथ्वी का एक गुण है, वो कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे कंपाउंड जो बन जाए, चाहे आप उसको कोई सी वैकारिक स्थिति में लेके चले आए। मैं उसका बाकायदा आपको क्लिनिकल उसका उदाहरण भी बताऊंगा। एक रिपोर्ट कल मैं मंगवाऊंगा, सबके हाथ में एक सीबीसी की रिपोर्ट होनी चाहिए हाथ में, फिर मैं एक तरफ से उसको समझाता चला जाऊंगा। एक सीबीसी होनी चाहिए, किसी के पास कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट होनी चाहिए, किसी के पास आप केएफटी की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये 4 रिपोर्टें मुझे चाहिए, मैं एक एक करके सबको समझाता चल जाऊंगा। देखो इसमें ये महाभूत है, इसमें ये महाभूत है, और इसमें ये महाभूत है, इसको ये से है। तो मुझे ये समझाने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, और वो पूरी तरह से फिर आप समझ एकदम ऐसे देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टूल है लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट नहीं, हमारे पास लैब नहीं, हमारे पास वो चीज नहीं है जो हम चाहते हैं, हमारे पास मानक पूरे नहीं है। हम कैसे सिद्ध करके दिखाते हैं आपको? आप सिद्धीकरण की बात करते हो, हम सिद्धीकरण करके दिखा देंगे, लेकिन हमारे लिए वहां तक पहुंचाओ तो, या मेरे साथी को किसी को पहुंचाओ। मेरा पीजी का भाई वहां पर पीजी कर रहा है, मेरा पीएचडी का भाई वहां पीएचडी कर रहा है, वहां तक बात पहुंचाओ, करो आप। क्यों नहीं करोगे? आप लिखो इसको, मैगजीन में डालो, इसमें डालो, उसमें डालो, किसी में डालो, फिर आपको सुना जाएगा एक बार, भाई ये क्या निकाल के आ रहा है, ये कर क्या आ रहा है, फिर आपको हो सकता है मौका देगा, आप काम करो उस पर, फिर आप उस पर काम करिए। डॉक्टर हरिओम से इसका कोई लेना नहीं, मेरा नाम भी मत लीजिएगा, जरूरत भी नहीं। पृथ्वी का गंध, हाँ जैसे कि पृथ्वी का अभी हमने, लेकिन पृथ्वी का गंध गुण के, वो तो गंध एक नैसर्गिक गुण है, जो उसका गुणवादी गुण है उसमें एक गुण हमेशा है और वो नहीं हटता है। मैं जब बताऊंगा कि 5 महाभूतों के 5 जो 20 गुणवादी गुण है, उन गुणवादी गुणों में से एक एक महाभूत का एक एक गुण हमेशा हर किसी में रहेगा ही रहेगा, उसे आप कहीं नहीं हटा सकते, किसी भी स्थिति में नहीं हटा सकते, यदि उसका आपने कोई भी ऐसा ऑर्गेन जो पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना है, जो जल महाभूत से मिलकर बना है, जो अग्नि से बना है, उसको आप ना निकाल दें, उसका ट्रांसपेरेंट कर दें, मतलब सॉरी बॉडी से उसको बाहर निकाल दें, तो उस स्थिति में वो तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहां पर वो रहेगा ही रहेगा। और जब हम सारी इसके बाद पंच भौतिक के बाद सीधे में गुण कर्म के बाद इनकी सिद्धि करने के बाद 5 महाभूतों की सिद्धि कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे करने के बाद पहले इसके बाद पंच महाभूत, फिर द्रव्य, गुण, फिर कर्म, और फिर उसके एक एक करके इसकी सिद्धि करके, और मैं सीधे प्रवेश करूंगा आपकी शारीरिक विज्ञान में जाके, जहां पर प्रत्येक अंग में कौन कौन से महाभूत किस किस अंग से बनना है, फिर वहां की पूरी फिजियोलॉजी देखेंगे, और तब हमको समझ में आएगा कि हमारी चिकित्सा क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा देवगुण है, मतलब कहना चाहिए जो हमारा देवगुणक है, अणु है, उसकी हम बात करते हैं। थोड़ा सा हम चले जाते हैं। जब आचार्यों ने कहा कि भैया आकाश को तो आप अलग रखो, और आकाश के बाद फिर आप चलो सीधे सीधे आप महाभूतों पे चलो, पहले वायु को ले लो, और फिर उसके बाद में आप जो है अग्नि को लो, फिर जल को लो, और फिर उसके बाद में पृथ्वी को लो। जरा एसपीडी का कॉम्बिनेशन देखो आप। पीरियोडिक टेबल किसी के सामने हो तो आप रख सकते हैं, एसपीडी अपने सामने रखो पीरियोडिक टेबल, और एक एक करके पता करते चले जाओ, और आपको बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा कि यहाँ पर वायु है, ये यहाँ पर अग्नि आ गई, और ये यहाँ पर जल आ गया, अब यहाँ पर ये पृथ्वी आ गई, और आपके पूरे 118 पूरे होंगे जो उसमें दिए हुए हैं। बाकी तो हम जब हमारी रिसर्च होगी तो हम तो 118 के 1,18 कर देंगे सीधे। तो वो चीज आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? हम कहेंगे इनएक्टिव है, हम क्या कहेंगे? तत्व है, हम कहेंगे महाभूत है, सिंगल महाभूत है, द्रव्य है, गुण रहित है, कर्म रहित। समझ में आ रहा है कुछ? मेरे को थोड़ा सा ये होता है ना कि मेरी भाषा बहुत कठिन है, थोड़ा सा। जी नहीं ठीक है, कठिन नहीं है, सामान्य जी 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 समझ पा रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू थैंक यू। अब हाइड्रोजन लीजिए। हाइड्रोजन में क्या है? आपका एक कहेंगे आप, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन, और ये सब ये है। तब उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन है ना, वो मतलब कहना चाहिए परमाणु के रूप में है, लेकिन जो उसके अंदर महाभूत है वो महाभूत हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। जब त्रिविष्णु कहा है उन्होंने, तो त्रिविष्णु की व्याख्या करी है कि ये जो त्रिविष्णु है, इन त्रिविष्णु के अंदर ही जब इनके अलग अलग गुणों को देखेंगे हम, और वो क्या देखेंगे वो जरा थोड़ा सा देखेंगे, तो हम कहेंगे कि जो आकाश का हमारा एक सप्तबहुल गुण है, फिर गुण में सप्तबहुल गुण आता है,
और जब इसके नीचे जाएंगे वायु में तो उसका एक सिंगल गुण आता है, त्रिगुण में रजगुण आता है। और सबसे नीचे चले जाएंगे, दो को बीच में छोड़ेंगे, अग्नि और जल को छोड़ देंगे, तो सबसे बीच में जाएंगे, ये पृथ्वी का जो गंध गुण है वो तमोगुण है। इन पर अगर हमने ध्यान दे दिया तो हमारे त्रिगुण समझ में आ जाएंगे, और क्योंकि ये महाभूति है तो हमारे फिर एटम समझ में आ जाएगा कि ये एटम क्या बवाल है। तब क्या हुआ कि जब उसमें गति उत्पन्न, तब देखो बीच के जो दो चीजें आप देखो, एक स्पर्श और एक शब्द, इसमें दो चीजें दे रखी हैं कि वायु यानी कि अग्नि अगर वायु से संयोग कर गई तो वहां पर सत्व गुण भी होगा और रज गुण भी होगा। अरे जब दो महाभूत मिलेंगे तभी तो एक्टिव में आएंगे, या दो उसके परमाणु मिले तब एक्टिव में आएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, जब सत्व और रज दोनों जब आपस में मिले तब वहां पर क्या हुआ कि वहां पर सत्व और रज ये दो गुण एक साथ उपस्थित, और वो कहाँ है, क्योंकि वायु क्या कर रही है, उसका गुण का चलत्व गुण गुरुवादी गुण है उसका, और वो उससे कभी भी दूर नहीं जा सकता, किसी भी स्थिति में दूर ना जा सकता। चाहे वायु को आप पाइप से गुजारो, या फिर बर्फ से गुजारो, या फिर आग से गुजारो, जहां से मर्जी चाहो वहां से गुजार लो, क्योंकि वो चलेगी चलेगी और उसका चलत्व गुण उसके साथ रहेगा ही रहेगा। उसके सब गुण नष्ट कर दो, लेकिन चलत्व गुण नष्ट जिस दिन कर दिया सबका नाश हो, द्रव्य का नाश हो। तब उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एकदम ये नहीं हट सकता इससे। तब उन्होंने जब उन्होंने कहा कि अग्नि के अंदर सत्व और रज ये दोनों होते हैं, और नीचे उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी के अंदर तमो होता है। तो जो हमारा प्रोटॉन बैठता है अंदर न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके बैठता है, और चारों तरफ से जो हमारा वो रज और तम जो क्या नाम है वायु और अग्नि, ये चारों तरफ उसके एक चुंबकीय बल के अनुसार जब पृथ्वी का नाम आया है तो बोले पृथ्वी को नेगेटिव मानते हैं पॉजिटिव? जी इलेक्ट्रिशियन आपने देखे होंगे। पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं सर, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल लेते हैं सर, अर्थिंग का नहीं, न्यूट्रल लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो जाता है, ठीक है, जो उसके अंदर जाता है वो नेगेटिव जाता है, और नेगेटिव जाके पॉजिटिव मिलकर तब न्यूट्रल। हम जब घर में अर्थिंग लेते हैं और कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन है तो वो आपके घर के अंदर तार गड्ढा खोद के उसमें जरूर गाड़ेगा कि अगर कहीं पर भी कुछ होता है तो आप डरने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं होगा घर के अंदर अगर कुछ ऐसा करंट पड़ सकता है, कि उसने ऑलरेडी पहले से पूरी जो नेगेटिविटी है वो पृथ्वी को दे रखी है। अगर कोई टच होता है तो पूरी नेगेटिविटी उसके अंदर जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। वहीं तुरंत जो है आपकी लाइन बस्ट होगी कहीं ना कहीं, और लाइन बस्ट होकर आपका फ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर क्या है, पृथ्वी को उन्होंने माना ये, और वो कहाँ बैठाल दिया, वो सीधे सीधे बैठाल दिया केंद्र के अंदर, जहाँ न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को साथ में बिठाला, और न्यूट्रॉन के साथ में बिठाला, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से उसको है वो एक रज और अग्नि इन दोनों के साथ में ऊर्जाओं के साथ को उसके चक्कर काट रहा है। और उन्होंने कहा कि यही तो हमारे पंचमहाभूत है, यही पंचमहाभूत है, और इनका नाम त्रिविष्णु दिया है। और जब उससे कोई चीज बनी, अगर वो अकार्य द्रव्य बना, तो अगर वो हाइड्रोजन बना तो इस समय वो एक्टिव इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि उसको एक्टिविटी करने के लिए कुछ है ही नहीं, आकाश उसके अंदर मौजूद है। तब वो अपने ही या किसी दूसरे महाभूत से संपर्क करेगा, उसमें प्रवेश करेगा, और प्रवेश करने के बाद तब वहां पर वो एक्टिव होगा, और इस तरह से ऑक्सीजन बनेगी, हाइड्रोजन पूरी तरह से बनेगी, जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल होगा। ऑक्सीजन को अगर हमने सिंगल किसी को दे दिया, H2 दे दी, अगर प्योर ऑक्सीजन दे दी, और जो प्योर ऑक्सीजन अगर किसी मनुष्य को दे दी, मैंने परसों भी कहा था, प्योर ऑक्सीजन अगर किसी को दे दी तो मरेगा बचेगा? मरेगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसमें नाइट्रोजन चाहिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब सिलेंडर होता है। क्यों? क्योंकि उसका वैकारिक रूप चाहिए। वैकारिक रूप का जो फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या होते हैं? वो पंच महाभूत, यस, पंच महाभूत की इलेक्ट्रिक परमाणु होते हैं, वो पड़े होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। और एलोपैथ वाले या हमारे जो भाई लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल है भैया, बचने का मतलब अब हम कुछ कह नहीं, क्योंकि वही हमारा पंच महाभूत इनएक्टिव स्थिति घूम रहा है, और जिस तरह एक्टिव कर गया, और एक्टिव किससे करेगा वो, मतलब न्यूक्लियस पृथ्वी है और आकाश में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव, इसलिए पूरा एटम, यस। तो ये जो हमारी
मतलब कहना चाहिए जो केमिस्ट्री है सर वो लेकिन यहाँ पे ये तो समझ में आए कि जो अंदर है वो पृथ्वी है, जो चक्कर लगा रहा है वो अग्नि और वायु है, खाली स्पेस हम वहां का आकाश मान लिए, फिर जल किस चीज से कंसिडर? हाँ, तो अब तब उन्होंने कहा कि जल की उत्पत्ति होती कैसे है। तभी तो मैंने परसों कहा था कि वहां पर उन्होंने माना है कि दो परमाणु आपस में मिलके, देखिए दो परमाणु आपस में मिलके जल की उत्पत्ति करते हैं, वास्तविक है ही नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके उत्पत्ति कर रहे। तब उन्होंने कहा कि जो दो विजातीय वायु होती, समझो, जो दो विजातीय वायु होती हैं उनमें जल के परमाणु ऑलरेडी रहते हैं, और जब वो स्पर्श आपस में करती हैं तो उनके घर्षण से जो उत्पन्न जल होता है वो बाहर निकल के आता है, वो परिलक्षित हो जाता है, उसी को जल कहा। तब जब मैं जल की सिद्धि में जाऊंगा और जल के वायु के द्वारा जल कैसे उत्पत्ति होती है, आपका ये क्वेश्चन इस परमाणु के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल मैंने संक्षेप में इसको बता दिया। पर सर यदि जल की उत्पत्ति अभी यहाँ नहीं हुई है तो फिर पृथ्वी की कैसे हो सकती है, क्योंकि जल से ही फिर पृथ्वी की होगी। तो नहीं, तो उसमें कौन कह रहा है जल नहीं? अच्छा, इसमें उसमें तो जल है। कहा गया ना, इसमें ये नहीं कहा गया कि जल है। यहाँ तो पूरे पांचों महाभूत बताए गए, इसी में पांचों महाभूत हैं, इसी में पांचों महाभूत हैं, लेकिन जो कार्यकारी हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि इनके द्वारा कार्य सिद्ध हो रहा है। लेकिन अगर जैसे जल की उत्पत्ति है तो जल की जब सिद्धि में चले जाएंगे, मैंने सिर्फ परसों इतना बताया था कि दो वायु आपस में मिलकर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर आपस में रिएक्शन करके केमिस्ट्री के अनुसार वाटर की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन हमारे आचार्य ने उसका खंडन किया है ना, ऐसा ना होता है। दो वायु आपस में जब मिलती हैं तो उसके अंदर पहले से ही जल के परमाणु होते हैं, और जब उसके साथ जल के परमाणु का घर्षण होता है, आपस में मिलते हैं, तब जल की उत्पत्ति परिलक्षित होती है और जल उसके लक्षण के रूप में बाहर दिखाई देता है। तो जो जल की उत्पत्ति बताऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र। लेकिन कल शायद आप थी, परसों नहीं थी। नहीं सर, मैं यही तो दिक्कत है। मैं तभी कहता हूं कि कोई भी लेक्चर का मिस करना है इस समय समझ लो कि मत करा, मिस मत करा, क्योंकि इस समय अगर या फिर उसको सुना करो दोबारा से। खैर, ये तो हमारे सामने और सब्जेक्ट बड़ा होके आएगा, पूरा इलेबोरेट होके आएगा कि जब हम जल की सिद्धि बताएंगे तो आपको एक चीज समझ। पहले पृथ्वी की सिद्धि बताई, पहले पृथ्वी की सिद्धि ही मैंने जो है इसको कवर किया है कि पहले पृथ्वी, उल्टा गंगा भाई है कि पहले पृथ्वी की सिद्धि करते हुए आखिर में वायु की सिद्धि तक। इतना करने के बाद सर एक चीज और, सर पृथ्वी में जैसे गंध बोल रहे हैं, तो सर ये पृथ्वी स्पेसिफिकली ये जो गंध है ये पित्त का गुण है कि ये पृथ्वी का गुण है? ये खुद मतलब पृथ्वी से हम कफ का गुण मानेंगे कि हम ना पित्त से इसको अग्नि का गुण मानेंगे? ना ना, ये पृथ्वी का विशिष्ट गुण है। जैसे आकाश का जो विशिष्ट गुण है वो शब्द है, वायु है, वायु का स्पर्श है, और अग्नि का रूप है, और जल का रस है, और पृथ्वी का गंध है। ये उसके विशिष्ट गुण हैं। विशिष्ट गुण का मतलब अपनी विशेष अवस्था में अगर कोई उससे कहेगा कि तुम पृथ्वी हो, तब वो अपने इस गुण को प्रदर्शित करेगी और सिद्ध करके दिखाएगी कि मैं पृथ्वी हूं, तुमने मुझे पानी बना दिया है, मैं पृथ्वी। वो उसका विशिष्ट समझने की कोशिश करो। विशिष्ट गुण का तात्पर्य यह है कि किसी भी द्रव्य का विशिष्ट गुण अगर आपने दबा के रखा और आप सोच रहे हो कि इसमें ये नहीं हो सकता, और उस विशिष्ट गुण को सिद्धि करने के लिए आपने देखा कि इसमें कहीं पर ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी है, और अगर पृथ्वी है तो वो अपना गंध का गुण दिखाएगी और फिर वो सिद्ध करेगी कि मैं इसमें हूं, अर्थात उसको जाने लें, वो जानने योग्य है, उसको जाने बगैर कोई काम ना करें। अगर कहीं पर भी आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इतनी दिख रही है कि आप ये सोच ही नहीं सकते कि इसके अंदर, जी आप इसे सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर पृथ्वी होगी, और आपको जानने की आवश्यकता है कि इसके अंदर पृथ्वी है या नहीं है, तो वो जो जानने वाला जो गुण है, उस गंध गुण को कहा कि यही विशिष्ट गुण आपको ये ध्यान दिलवाएगा, ये याद करवाएगा कि पृथ्वी के अंदर गंध गुण है, और इसके पदार्थ के अंदर जो दिख रहा है, मुझे गंध गुण दिख रहा है, मुझे महसूस हो रहा है इसके अंदर पृथ्वी है, हम गलत तरीके से ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, तो वो गुण कहलाता है। ऐसे ही हर पंच महाभूत का गुण उसको ज्ञान की उत्पत्ति के आधार पर उसको कहा है कि ये विशिष्ट गुण जरूर देख लें। अगर सभी गुण नष्ट हो जाएंगे तो ये गुण उसका रहेगा ही रहेगा। ठीक है सर, ये गंध का मान सकते हैं, लेकिन जो विंस्त्र और पूति गंध है वो भी पृथ्वी में दिया है, वो पित्त में भी दिया है। वो पृथ्वी में दिया है, वो पित्त में भी दिया है, ये सब आगे।
इसको एक एक करके करते चले, इसको एक एक करके करते चले जाओ। बीच में अगर ऐसा करो, ऐसा होगा ना तो आप कंफ्यूज करके कि गंध, अब मैं जब बताऊंगा उसमें कि किसके द्वारा क्या सुखाया जाता है, कैसे क्षार उत्पन्न होता है, कैसे अम्ल उत्पन्न होता है, आपका सवाल का प्रत्येक का आंसर आपके सामने, और किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझते चले जाओगे, उसमें क्या है। जी सर एक चीज और भी, जैसे श्रुति में हमने बोला कि विस्र और पूति गुण जो होता है वो इसमें होता है पित्त में, और हम पांचभौतिक संगठन के हिसाब से अगर महाभूतों का पांचभौतिक संगठन देखते हैं तो जो वात का पांचभौतिक संगठन है वो आकाश और वायु से मिलके वात बना हुआ है। और कई जगह लिखा हुआ है कि केवल अग्नि से मिलकर पृथ्वी पित्त बना हुआ है, कई जगह लिखा हुआ है कि अग्नि और जल से मिलकर पित्त बना हुआ है। और जो कफ का है वो पृथ्वी और जल कफ बना रहा है। तो यहाँ पे हम अगर देखें कि जहाँ जहाँ गंध गुण की प्रधानता है वहाँ पृथ्वी होनी ही चाहिए। जैसा कि हम कोई भी द्रव्य का सिलेक्शन करते हैं तो गंधवती पृथ्वी के नाम पे कोई भी सुगंधित या दुर्गंधित कैसा भी फूल है तो उसमें पृथ्वी महाभूत मान के हम उसको चिकित्सा में पृथ्वी महाभूत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पित्त में विस्र गंध और पूति गंध आ रही है, फिर भी पृथ्वी महाभूत का पांचभौतिक संगठन पित्त में नहीं दिख रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो ये चीज मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, ये बीच में क्वेश्चन ऐसे मतलब जो कर रहे हो ना, और वैसे दिमाग में आता है आपका क्वेश्चन करना ठीक है, लेकिन अगली बार मैं इसको भी बताना शुरू कर दूंगा तो कहाँ फिर सब कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए एक सीरीज वायु, इससे संबंधित अगर कुछ आपको लग रहा है कि मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आया, मैंने अभी बीच में कहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कार्बन और ऑक्सीजन या कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलके एक ही द्रव को बनाएंगे। वो ऐसे द्रव्य हैं जो हर किसी में पाए जाएंगे, जो हर किसी में नहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन उनके आधार पर उनके गुणों की जो मतलब कहना चाहिए जो परसिस्टी होगी, जो उसकी लक्षण को दिखाई पड़ेगा, वो उसके गुणों के आधार पर दिखाई पड़ेगा, ना कि हम उस द्रव को एक विशेष द्रव को मान के चले जी उसमें तो सूंघते ही वो आ रही थी। किसी द्रव में सूंघते कुछ नहीं आता और पृथ्वी गुण उसके अंदर होता है, कुछ भी नहीं आता। और ऐसे हजारों द्रव्य हैं जिनमें कुछ भी कोई टेस्ट भी नहीं आता और वो मधुर कहलाते हैं। टेस्ट भी नहीं उनके अंदर और वो मधुर भी है क्योंकि उनका काम ब्रह्मण का है। अब वहां पर जल और पृथ्वी को कभी मधुर नहीं कहा, इस चीज का ध्यान रखें कि जल अलग मधुर होगा, उसमें अलग मधुर होगा। जल का वहां पर जब वैकारिक जल की बात की गई है, आप जब सिंगल मॉलिक्यूल जल का लेंगे तो उसमें कोई रस निर्मित नहीं होता है। मैं महाभूत की बात कर रहा हूं, आप सीधे कंपाउंड पे जा रहे हो, बाहर रस पे जा रहे हो, आप सीधे पंच महाभूत पे जा रहे हो। थोड़ा सा सबर करो, 4-5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, आपको वहां तक ले जाऊंगा मैं जहां तक आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। अभी मैंने सब बताना शुरू कर दिया तो फिर वो सब मिक्स हो गए और वो फिर एक सीरीज टूटेगी, और वो सीरीज टूटने का मतलब समझते हो कि आपकी पूरी सीरीज गड़बड़ा जाएगी, ना मेरे को समझाने में पूरा आनंद आएगा, ना आपको समझने में आएगा। सर आप बाद में ही बताइएगा, अभी आप अपना कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो 55 हो गए, 9:10 में मिलते हैं, हमारा दूसरा सेशन शुरू होगा। ये हमारा जो पंचभौतिक चिकित्सा का सेशन होता है वैसे 8:40 से 8 बजे से शुरू होता है, 10 मिनट में हम लोग कर पाते हैं तो फिर 40-50 मिनट का होता है। 9:10 पर आप लोग मिलिएगा, सभी लोग जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, सबर। प्रणाम सर। प्रणाम।